अपना राजनीतिक जीवन कांग्रेस के साथ शुरू किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ शुरू किया और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। डॉक्टर हरक सिंह रावत लड़ने वाले हैं, ये श्योर है, क्योंकि एक तरफ हरीश रावत भी डिमांड कर रहे हैं मेरे लिए हरीश रावत जी भी बहुत सम्मानित नेता है और इस प्रदेश के बहुत सीनियर नेता है कि भाई इनको नहीं देना, इनको भी नहीं देना, तो ये हो जाए कि चलो बहू को दे देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल ऐसे, ये बिल्कुल खराब और गलत क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। और लोगों का विश्वास आज भी भारतीय सेना के पर्सपेक्टिव से भारतीय जनता पार्टी पर है। जो भारत सरकार की जो नीयत है हमारी भारतीय सेना की तरफ, और भारतीय सेना में पुलवामा अटैक को लेकर जो खुलासे उन्होंने किए और उसके बाद जो उन पर कार्रवाई की गई, वो दिखाता है कि किस तरीके से आज लोकतंत्र हमारे देश के अंदर कमजोर हो गया है। आपने चुनाव लड़ लिया लैंसडाउन से, तो ऐसा हम मान लें कि वो हट रहे हो और आप एंट्री कर रही। देखिए नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पिताजी की अपनी जगह है। जब 2022 में जरूर पिताजी ने ये कहा था कि उनको विधानसभा चुनाव उन्हें लड़ने में इच्छुक नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए अगर आप देखेंगे तो बहुत सक्रिय रूप से डॉक्टर हरक सिंह रावत जी आज हरिद्वार क्षेत्र के अंदर बहुत एक्टिव है। मैं कह रहा हूँ कि नेताओं का पार्टी बदलना, बीजेपी में जाना, कांग्रेस में जाना, आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर युवाओं के भविष्य के लिए क्या ये बेहतर है? कहना चाहे, मैं समझ रही हूँ आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि उस क्वेश्चन के लिए मैं एक वैलिड व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं आंसर दूँ। देखिए आज आवश्यकता है सच्चाई के साथ खड़े होने की। कि सच क्या है, तो सच के बहुत सारे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अनुकृति गोसाई जी हमारे साथ हैं। पहले तो ये बताइए कि ये जो प्रोग्राम है, चूंकि ये यूथ टीम कर रही है, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को बहुत शुभकामनाएं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं लगातार रूप से देखती रहती हूँ कि किस तरीके से आपका जो चैनल है वो रुड़की को लेकर, हरिद्वार को लेकर बहुत एक्टिव है। और एक मुझे हमेशा लगता है कि चाहे पत्रकारिता हो या राजनीति हो, जब भी जो युवा लोग हैं उसमें आगे आते हैं तो ज़रूर समाज में परिवर्तन आता है। इस आक्रोशित जो रैली रही, इस जुलूस को लेकर भी उद्देश्य यही है कि आज भारत के अंदर जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, चाहे वो राहुल गांधी जी की सदस्यता को लेकर होगी, जिस तरीके का षड्यंत्र किया गया और षड्यंत्र के तहत उनकी सदस्यता खत्म कर दी, चाहे वो सत्यपाल मलिक जी का जब बयान उन्होंने दिया और सच्चाई बताई कि किस तरीके से जो भारत सरकार की जो नीयत है हमारी भारतीय सेना की तरफ, और भारतीय सेना में पुलवामा अटैक को लेकर जो खुलासे उन्होंने किए और उसके बाद जो उन पर कार्रवाई की गई, वो दिखाता है कि किस तरीके से आज लोकतंत्र हमारे देश के अंदर कमजोर हो गया है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारत जैसा देश जो पूरी दुनिया के अंदर लोकतंत्र का संदेश देता है, आज हमारे देश के अंदर सबसे जो राइट टू स्पीक, जो एक फंडामेंटल राइट है, उसको भी आज हमारे नागरिकों के पास आज बोलने का अधिकार नहीं है। और अगर बोलेंगे तो ईडी, सीबीआई जैसे जो तंत्र है उन पर इस्तेमाल किए जाते हैं। उसी के खिलाफ आज, तानाशाही के खिलाफ ये रैली आज यूथ कांग्रेस की यहाँ पे थी। लेकिन जब आप भारतीय सेना की बात कर रही हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर लोगों के बीच अगर आप जाइए, लोगों से बात कीजिए, तो अधिकतर लोगों का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी सेना के साथ सशक्त तरीके से खड़ी है और लोगों का विश्वास आज भी भारतीय सेना के पर्सपेक्टिव से भारतीय जनता पार्टी पर है। देखिए मैं क्योंकि सैन्य क्षेत्र से आती हूँ, लैंसडाउन से आती हूँ, गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर का केंद्र है, गढ़वाल से आती हूँ, और गढ़वाल के अंदर अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो गढ़वाल के अंदर बच्चे हैं वो भारतीय सेना में जाते हैं। आज जिस तरीके की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी लागू कर रही है, अगर मैं अग्निवीर योजना की बात करूँ, आज पूरे गढ़वाल मंडल के अंदर मात्र 500 बच्चे जो है वो सेना में भर्ती हुए हैं, जबकि गढ़वाल के अंदर 60,000 से ज़्यादा भर्तियाँ जो हमारे भारतीय सेना में होते थे, गढ़वाल के बच्चे होते थे, कुमाऊँ के बच्चे होते थे, पहाड़ के बच्चे होते थे। आज कहीं ना कहीं हमारी जो ये सरकार है इसने भारतीय सेना को कमजोर करने का काम किया। जब वो अग्निवीर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि 18 साल 22 साल में बच्चा घर आ जाएगा, ये सवाल है उनसे कि 22 साल के बाद क्या उसको बेरोजगार मानेंगे या नहीं मानेंगे? एक पॉलिटिकल सवाल कर लेता हूं मैं आपसे। मैं कह रहा हूं कि राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि दूसरे को हटा करके अपनी राजनीति को आगे लाई जाती है, अपने नाम को आगे लाया जाता है। एक तरफ हरक सिंह रावत जी हैं, वो पहले चुनाव लड़ा करते थे, आप आई हैं जब से आपने चुनाव लड़ लिया लैंसडाउन से, तो ऐसा हम मान लें कि वो हट रहे हो और आप एंट्री कर रही। देखिए नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पिताजी की अपनी जगह है। जब 2022 में जरूर पिताजी ने ये कहा था कि उनको विधानसभा चुनाव उन्हें लड़ने में इच्छुक नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए अगर आप देखेंगे तो बहुत सक्रिय रूप से डॉक्टर हरक सिंह रावत जी आज हरिद्वार क्षेत्र के अंदर बहुत एक्टिव है। निरंतर रूप से वो प्रदेश के अंदर 30 साल का उनका राजनीतिक अनुभव रहा, उनकी राजनीतिक समझ है, और मैं सोचती हूँ उत्तराखंड को समझने का जो उनका अनुभव है
वो वाकई बेमिसाल है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई थिंक आज तो मैं खुद एक युवा होने के नाते युवाओं से क्योंकि मेरा लगाव है और मैं कोशिश करती हूँ जहाँ भी यूथ कांग्रेस NSUI के बच्चे जहाँ भी अपने मुद्दों को लेकर, अपनी शिकायतों को लेकर या अपने कंसर्न्स को लेकर जहाँ भी प्रदर्शन करते हैं, बॉबी पवार का किस्सा हुआ तो तब भी मैं वहाँ गई, वो कोई पॉलिटिकल किस्सा नहीं था। देखिए मैं आज आपसे जो बात कहना चाहती हूँ, राजनीतिक रूप से ज़रूर मैं 2022 के बाद एक्टिव हुई हूँ, लेकिन उत्तराखंड की बेटी के रूप में 2013 जब मैं मिस इंडिया बनी हूँ तब से मुझे उत्तराखंड के लोगों ने बहुत प्यार दिया है और जो युवाओं का एक समर्थन मेरे साथ हमेशा रहा, इरिस्पेक्टिव कि वो किसी पॉलिटिकल कंसर्न से हो। जब बेरोजगारी पे बात होती है तो मैं अपने युवाओं के साथ खड़ी होती हूँ, जब धर्मों पे बात जी। मैं युवाओं को लेकर के एक सवाल स्वतंत्र रूप से पूछता हूं और मैं समझता हूं कि इसका जवाब आप स्वतंत्र रूप से देंगी, इसमें कहीं भी संकोच नहीं करेंगी शायद। मैं कह रहा हूं कि नेताओं का पार्टी बदलना, बीजेपी में जाना, कांग्रेस में जाना, आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर युवाओं के भविष्य के लिए क्या ये बेहतर है? देखिए मैं आपसे बात कहना चाहती हूँ, राजनीति में समीकरण, राजनीतिक सिचुएशन, राजनीतिक परिस्थितियाँ कई बार ऐसी होती हैं कि उसके लिए हो सकता है आपको ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, लेकिन मैं आज ये सही इंसान नहीं हूँ कि जो सवाल मुझसे पूछे कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए आप भी समझ रही है कि मैं सवाल क्यों कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसका एग्जैक्ट जवाब क्या ये उचित है पार्टी पर्सपेक्टिव से। अगर हम बात करें, आप करें राजनीतिक समीकरण की बात कर रही हैं, तो राजनीतिक समीकरण ये कहता है कि मैं जीतने वाला हूँ, तो ये पार्टी जीतने वाली तो मैं वहाँ चला जाऊंगा। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये उचित है या नहीं है? बस अभी तक जवाब। मैं आपसे जो बात कहना चाह, मैं समझ रही हूँ आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि उस क्वेश्चन के लिए मैं एक वैलिड व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं आंसर दूँ। इसलिए नहीं हूँ क्योंकि देखिए ज़रूर हर व्यक्ति का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकता है, हर व्यक्ति की अपनी सोच हो सकती है, अपनी विचारधारा हो सकती है। आपकी विचारधारा क्या है बेसिकली इस चीज को लेकर के, इस सिनेरियो को लेकर? मेरी जो विचार, मैं हरक सिंह रावत को लेकर के नहीं पूछता, उनको छोड़ दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप स्वतंत्र रूप से बताइए, क्या ये चीज बेहतर है क्या? देखिए अगर आप करेंटली मुझसे पूछेंगे तो जो बेहतर है वो ये है, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत, क्योंकि मुझे तो बहुत कम समय हुआ है राजनीति में, और हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियां जब आगे आएंगी तो शायद मैं आंसर कर पाऊँ, क्योंकि जब तक वो परिस्थिति मैंने देखी नहीं तो उस पर टिप्पणी करना शायद सही नहीं। लेकिन करेंटली क्योंकि मैंने अपना राजनीतिक जीवन कांग्रेस के साथ शुरू किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ शुरू किया, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। इसलिए है कि जब भी मैं इस बात को सोचती हूँ, मैं इससे पहले भी जब विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम करती थी, एम्पावरमेंट के लिए काम करती थी, और इस देश के अंदर जब हमने किसी महिला को सबसे मजबूत रूप में देखा, सबसे पावरफुल रूप में देखा, तो इंदिरा गांधी जी के रूप में देखा। और एक ट्रेडिशन है और मैं कहती हूँ कल्चर होता है हर एक पॉलिटिकल पार्टी का, और मुझे बहुत पसंद है वो। एंड आई थिंक उनको बहुत, उनके जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनालिटी है, मैं उसे बहुत आत्मसात करती हूँ और मुझे बहुत खुशी है और गर्व का अनुभव है कि मैंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस के साथ की। लास्ट में एक सवाल कि 2024 का जो चुनाव है, हरिद्वार के सांसद का चुनाव, डॉक्टर हरक सिंह रावत लड़ने वाले हैं, ये श्योर है? क्योंकि एक तरफ हरीश रावत भी डिमांड कर रहे हैं और हरक सिंह रावत भी डिमांड कर रहे हैं, और हरक सिंह रावत वही हैं जिन्होंने 2017 से पहले मतलब उनकी सरकार गिरा दी थी, हरीश रावत की सीएम की कुर्सी खसक गई थी। तो ऐसे कंडीशन में दोनों के बीच एक बहुत बड़ा युद्ध है। उस युद्ध में लगता है कि टिकट की पॉसिबिलिटीज किसको हो सकती है, नहीं हो सकती? अगर आप मुझसे पूछोगे कांग्रेस की एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते, मेरे लिए हरीश रावत जी भी बहुत सम्मानित नेता हैं और इस प्रदेश के बहुत सीनियर नेता हैं, और हरीश रावत जी ने इस प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, मंत्री के रूप में बहुत योगदान दिया है। जब मैं डॉक्टर हरक सिंह रावत जी की बात कर रही हूँ तो उन्होंने भी इस प्रदेश में कैबिनेट मंत्री के रूप में 30 सालों में अनेकों विभागों के माध्यम से इस प्रदेश में बहुत योगदान दिया है, और दोनों ही जो लीडर्स हैं वो कांग्रेस के मजबूत लीडर हैं। अगर आप मुझसे, देखो दो चीज़, अगर आप मुझसे कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में पूछोगे तो मैं कहूँगी कि ये निर्णय जो है वो आला कमान का होना चाहिए। जो भी जिताओ कैंडिडेट हो, जो उनको लगता हो कि जो जीतने की क्षमता रखता है, पारिवारिक पर्सपेक्टिव से भी बता सकते हैं। लेट मी फिनिश, मैं कह रही हूँ, अगर आप मुझसे कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में पूछोगे तो मैं कहूँगी कि जिसको भी, जो भी हमारी कांग्रेस की सीट को निकाल सकता है उसे मिलना चाहिए, चाहे वो पिताजी हो या हरीश रावत जी हो, दोनों ही बहुत अच्छे नेता हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पिताजी के लिए वैसे पूछोगे और फैमिली एज अ मतलब पिताजी के रूप में पूछोगे तो डेफिनेटली मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ इस आंसर को देने। तो ऐसा हो सकता है कि आप जो है उनकी कैंपेनिंग करने का काम जो है करेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर कभी मामला ऐसा हो जाए कि भाई इनको नहीं देना, इनको भी नहीं देना, तो ये हो जाए कि चलो बहू को दे देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल खराब और गलत क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। मैं कांग्रेस की कैंपेनिंग करने का काम करूंगी, जहां भी मुझे कांग्रेस भेजेगी, जहां भी मुझे प्रदेश के नेतृत्व का जहां भी आदेश होगा, केंद्र नेतृत्व का जहां आदेश होगा, जहां मुझे जाने के लिए कहा जाएगा, कांग्रेस का प्रचार करने का काम जरूर करूंगी। टिकट किसी को भी मिले, लेकिन हम
हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं, और मैं तो व्यक्तिगत रूप से खुद को बहुत छोटा मानती हूँ, क्योंकि मैंने तो अभी शुरुआत की है। हमसे तो मतलब जिस तरीके से जैसे आप मुझसे कह रहे हैं, हरीश रावत जी और हरक सिंह रावत जी दोनों ही बहुत कद्दावर नेता हैं और प्रदेश को लेकर उन्होंने बहुत योगदान दिया है। और मुझे लगता है कि शायद मेरा टिप्पणी करना, मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझती कि मैं चाहे हरीश रावत जी, हरक सिंह रावत जी पे कोई टिप्पणी कर पाऊँ। हमने तो शुरुआत की है और अभी तो हमें बहुत मेहनत करनी है, और जब इस लायक हो जाऊंगी तब शायद कोई टिप्पणी ज़रूर करूंगी। चलिए, आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि अनुभव हर कोई लेता रहता है और अनुभव के बाद चीज़ें बहुत सारी चीज़ बढ़ती रहती है। उस पर्सपेक्टिव में भी सवाल आपसे पूछा जाएगा और मैं समझता हूँ जनता भी कहीं ना कहीं आपसे सवाल पूछेगी। बिल्कुल, लेकिन मैं इस बात को आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जिसको भी देखिए, आज आवश्यकता है सच्चाई के साथ खड़े होने की, और देश के अंदर जो स्थिति है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके साथ उसको सही करने के लिए, क्योंकि जब तक डेमोक्रेसी के अंदर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को नहीं फॉलो करते और अगर डेमोक्रेसी नहीं मेंटेन रहेगी, तो भारत जैसे लोकतंत्र के लिए ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और आज युवाओं को भी जागृत होने की आवश्यकता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलकर सच्चाई को और तथ्यों को पढ़ने की आवश्यकता है। सच्चाई और तथ्य को लेकर के एक्चुअली ये फिर बिल्कुल फिलोसफिकल चीज़ें हो जाती हैं, तो इसको लेकर के मैं चर्चा नहीं करूँगा, बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी। मुझे लगता है कि सच क्या है, तो सच के बहुत सारे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसीलिए न्यूज़ वाले को बहुत बधाई दे रही हूँ, इसीलिए क्योंकि जिस तरीके से पूरे रुड़की के अंदर फेमस है ना, जी फेमस है ना, फेमस है ना, तो इसीलिए मैं बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ कि तुम भी एक युवा हो। तो कटाक्षी भी ऐसे होते हैं, हाँ, तो झेले भी नहीं जाते। मैं कह रही हूँ जब युवा चाहे राजनीति में आए या पत्रकारिता में आए, तो देखिए ज़रूर सामाजिक रूप से बदलाव होते हैं, और हमें बहुत उम्मीद है कि एक अच्छी पत्रकारिता के साथ आप इस समाज के अंदर, रुड़की क्षेत्र के अंदर, हरिद्वार जिले के अंदर पॉजिटिव बदलाव लाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अंत में एक सवाल आपसे पूछ करके मैं इस डिस्कशन को एंड कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये सवाल कर रहा हूँ कि तो कई बार जुटाई जाती है, ये भीड़ वोट में कन्वर्जन होना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि ऐसे केसेस राहुल गांधी ने भी बहुत बार बोला है कि भीड़ तो आ रही थी पर वोट नहीं मिला। देखिए, मैं कई बार इस चीज़ को ऐसे सोचती हूँ कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कैंपेनिंग स्टाइल देखेंगे ना, 2022 के चुनाव को जब मैं देखती हूँ, तो 2022 का चुनाव जिस भी कैंडिडेट ने भारतीय जनता पार्टी से लड़ा, उस कैंडिडेट ने, अगर आप देखोगे, क्योंकि प्रदेश का चुनाव था, राज्य के मुद्दों पे, जिस तरीके से आप युवाओं के मुद्दे कह रहे थे, राज्य का चुनाव था, राज्य के मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए था। लेकिन शायद आप भी अग्री करोगे कि कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था और कोई भी ऐसा लड़ने वाला कैंडिडेट नहीं था जिसने अपने नाम पर वोट मांगा हो, जिसने कहा हो कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 5 साल हमारे मुख्यमंत्री रहे और हमने ये वो पारी उपलब्धि है। आज भी नहीं कह सकते। मैं आज भी आपसे कहना चाहती हूँ, देखिए, हर बार एक ही चीज़ को, और ध्रुवीकरण जो मैं महसूस करती हूँ, हो सकता है मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन हो, लेकिन जो ध्रुवीकरण है वो बहुत ज़बरदस्त है। और देखिए, मैं इस बात में कोई डिनाइंग नहीं है इस फैक्ट को कि आज देश के अंदर जो मीडिया भी है, जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, शायद आप भी इस बात को अग्री करेंगे, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, जब भी विपक्ष में लोग होते थे तो मीडिया उनका सहारा होता था। आज जो विपक्ष है वो अनाथ है। आज जब डिबेट्स पे आप बैठोगे तो सवाल आपसे ऐसे होते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो आप गुनहगार हो। ये भी तो हो सकता है कि विपक्ष बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों को पुटअप नहीं कर पा रहा हो सकता है। मैं क्योंकि जब ये कही जा रही थी कि 2022 में कांग्रेस सरकार आएगी, लेकिन वो सरकार आई नहीं। और ये सब छोड़िए, सीटों की इतनी कमी होना, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी की समस्या है, कांग्रेस पार्टी में समस्या है? देखिए, मैं इस बात से कोई डिनाई नहीं कर रही हूँ कि ऐसा नहीं कह रही कि हम में कोई कमियां नहीं है या पार्टी में कमियां नहीं है, सब जगह होती हैं। मैं जो आपका सवाल का जो मैं जवाब देना चाह रही हूँ कि आपको लग रहा है कि भीड़ क्यों नहीं कन्वर्ट होती है, मेरा सवाल वो है, वोट इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं आपसे कह रही हूँ तो ध्रुवीकरण। दूसरी चीज़, जो मीडिया का जो रुख है, देखिए, मीडिया हमेशा, जिस तरीके से हम मीडिया को चौथा स्तंभ कहते हैं डेमोक्रेसी का, और मीडिया हमेशा विपक्ष के साथ खड़ी होती थी। अगर आपने पूर्व में भी देखा हो तो एक ट्रेंड है कि विपक्ष कभी अनाथ नहीं होता। आज जो है विपक्ष अनाथ है, तो उस सिचुएशन को मैं सोचती हूँ। अच्छा देखिए, आप टेलीविजन खोलिएगा, आपको मन की बात नहीं, सॉरी, टेलीविजन खोलेगा तो आपको मन की बात, रेडियो खोलेगा तो मन की बात। तो उस तरीके का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम डेवलप करें, बीजेपी की कैंपेनिंग ज़्यादा बेटर है कांग्रेस से? नहीं, कैंपेनिंग नहीं कहूँगी मैं, ये कहूँगी बीजेपी के पास बिजनेसमैन को जो वो डेवलप करें, चाहे अडानी ग्रुप हो, अंबानी ग्रुप हो, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर आप समझ रहे होंगे। आज आप मुझे बताइए, सारे मीडिया हाउसेस किसके पास हैं? ऑल मीडिया हाउसेस हैज़ बीन परचेज। तो वो एक इन्फ्लुएंस है जो मैं एज अ युवा, आप भी इस बात को समझते होंगे कि ठीक है, एक हद तक ज़रूर सरकारें इन्फ्लुएंस करती हैं, लेकिन बहुत अधिक इन्फ्लुएंस होना कहीं ना कहीं भारत जैसे लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुकृति जी।